कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेती-बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमणी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ द्वारा जिले के मत्स्यजीवी सहयोग समितियों और उनके सदस्यों को मछली और मत्स्य बीज लाने ले जाने के लिए 4 पहिया पिकअप वैन देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए चयनित लाभुकों को वैन खरीदने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए या वैन के मूल्य का 50% विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जो मत्स्यजीवी सहयोग समितियां या उनके सदस्य रोजाना 200 किलो मछली की बिक्री करती हों या सालाना 50 लाख मत्स्य बीज का विपणन करती हों, वे 28 जुलाई 2014 तक आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों योजना आयोग के सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार जैन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्लांडू केंद्र का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर जैन ने प्रो ट्रे में सब्जी बिचड़ा उत्पादन, बैगन के पौधों पर टमाटर का कलम बंधन, उन्नत तकनीक से परवल की खेती, आम के साथ अनानास की अंतर फसली खेती, अमरूद बाग और मशरूम उत्पादन की तकनीक का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने ICAR प्लांडू केंद्र के निदेशक डॉक्टर AK सिंह और भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर R रमणी सहित कई कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श भी किया। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल भिंडी लगाए हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि बुआई के 15 दिन बाद प्रत्येक पौधे की जड़ों में 1-1 ग्राम फोरेट दवा डालें। इससे 35 दिनों तक रस चूसने वाले कीड़े या फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। प्रारंभिक अवस्था में अगर आप भिंडी का फसल लगाते हैं और आपका भिंडी का फसल कम से कम 15 दिन का हो जाता है तो निकाई गुड़ाई करते हैं। अगर उसी समय 1-1 ग्राम प्रत्येक पौधे के जड़ में दानेदार दवा फोरेट अगर डाल दिया जाता है तो कम से कम 1 से 35 दिनों तक कोई भी रस चूसने वाला कीड़ा जो है या फल छेदक का प्रकोप नहीं देखा जाता है। राज्य के किसान यदि मक्का फसल लगाने के इच्छुक हैं तो अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें। ऐसे कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं, इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाई मक्का की खेती करने के लिए अच्छी जो किस्म का चुनाव करेंगे उनमें है बिरसा विकास मक्का 2, बिरसा मक्का 1 और सुवान। इन वैरायटी का चुनाव करके करें। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिक की विशेष सलाह। किसान भाई 31 जुलाई तक मध्य जमीन एवं निचली जमीन में रोपा जरूर कर लें। ऊपरी जमीन में लगे फसलों की निकाई गुड़ाई भी कर लें। साथ ही ऊपरी जमीन में लगे फसलों में 15 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम
2,500 रुपये से 2,600 रुपये, गेहूँ 1,600 रुपये से 1,700 रुपये, चना 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, दाल अरहर 5,900 रुपये से 6,000 रुपये, दाल मसूर 5,500 रुपये से 5,600 रुपये, दाल चना 3,700 रुपये से 3,900 रुपये, सरसों तेल 8,500 रुपये से 9,000 रुपये, चीनी 3,450 रुपये से 3,550 रुपये, आलू 1,300 रुपये से 1,400 रुपये और प्याज 1,600 रुपये से लेकर 1,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाइयों आपने देखा कृषि समाचारों में किसान भाइयों आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। तो भाई बहनों, अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो मास्टर जी, अपने किसान भाई बहनों को कितना इंतजार करवाएं? चलिए आप बता दीजिए, आज आप उनके लिए कौन सी जानकारी लेकर चलिए, आए हैं? किसान भाइयों को पिछले सप्ताह हमने बताया था कि भाई जो बिचड़ा जो है, बिचड़े के बारे में बताया था। अब जो है, क्योंकि धान की बात चल रही है और बरसात का मौसम है, तो धान के बारे में ही बताएंगे। तो अब जो है श्री विधि से और पारंपरिक विधि से धान की खेती जो है, धान कैसे लगाएं, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। और हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हैं, तो देर नहीं करते हैं नेक काम में, सीधे चलते हैं स्टूडियो। लेकिन जाने से पहले आपके पास नंबर होना ज़रूरी, और नंबर हमेशा रमनी जी बताती हैं। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-51519। तो किसान भाइयों को अब मैं ही बता देता हूँ कि भाई ये जो कॉल है बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलते हैं अब स्टूडियो। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम श्री विधि और पारंपरिक विधि के द्वारा धान की खेती के बारे में बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ आलम। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, श्री विधि और पारंपरिक विधि संभवतः दोनों ही विधियों से आप परिचित हैं, रूबरू हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो श्री विधि संभवतः अपना रहे हैं या कुछ कारणों से हिचक रहे हैं अपनाने में। उनके लिए आज सुनहरा मौका है, वो जाने श्री विधि है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि श्री विधि क्या है। देखिए, श्री विधि जो है, ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये एक टेक्निक है, एक नई टेक्निक है धान उत्पादन की, जिसमें परंपरागत से इसमें लागत थोड़ी कम आती है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन जो उपज मिलता है श्री विधि से वो परंपरागत के मुकाबले 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा मिलता है। कुल मिलाकर ये फायदे का चीज़ है। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल फ़ायदे का चीज़ है। मैंने कहा कि देखिए, कृषि ऐसा हो रहा है अभी कि लागत बहुत बढ़ते जा रहा है, तो इस लागत को कम करना हम लोग की प्रायोरिटी है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि लागत को कम करना है और उससे उत्पादन ज़्यादा लेना है, तभी तो हमारे किसान भाई को फायदा हो पाएगा। बिल्कुल। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्री विधि नामक एक तकनीक जो है वो अब झारखंड में भी इसको हम लोग लाए हैं, और ये बहुत प्रखंडों में, बहुत सारे गांवों में ये तकनीक से किसान खेती कर रहे हैं। और जो किसान भाई इस तकनीक से खेती कर रहे हैं उनको इससे कम 60 से 70-80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिल रहा है,
जो कि परंपरागत ढंग से खेती करने पर कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं, परंपरागत ढंग से जो खेती करते हैं उसमें अमूमन किसान भाइयों की एक शिकायत होती है कि बहुत लंबा समय तक बिचड़ा को रखना पड़ता है, 25 दिन का होता है तकरीबन, उसके बाद हम उसकी रोपाई करते हैं। श्री विधि में इसमें क्या फ़ायदा देखते हैं? देखिए, पहले तो आपको हम संक्षेप में समझाना चाहेंगे कि परंपरागत विधि से धान की खेती और श्री विधि से धान की खेती में वो कौन से जगह हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो परंपरागत विधि से जो आप देखिए किसान भाई जो बिचड़ा उगाते हैं, उनकी आयु जो है हम लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 25 दिन का बिचड़ा आपको रोपना है खेत में। लेकिन अगर मान लीजिए कि खेत में किसी कारणवश पानी नहीं मिला, खेत तैयार नहीं हो पाया, तो ये देखा गया है कि किसान भाई क्या करते हैं, उसी बिचड़े को वो 30 दिन का हो जाता है, 35 दिन का हो जाता है, कभी कभी तो 40 से 45 दिन का भी बिचड़ा का आयु होने पर भी वो अपनी सुविधा अनुसार उस बिचड़े को खेत में रोपते हैं। बिल्कुल, वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ, वो जो कि पहले से ही काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये तकनीक जो है वो परंपरागत विधि से धान की खेती करने में लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें उनको कहा जाता है कि आपको 25 दिन का बिचड़ा रखना है, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी आयु को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसा उपलब्ध है, बारिश जैसा हो रहा है, रोपा करने वाले जैसे लोग हैं, उस हिसाब से उसको जोड़ देते हैं। जी। दूसरा, इसके विपरीत श्री विधि में क्या है कि बिचड़े की आयु को हम लोग कहते हैं कि आप कम से कम बिचड़े की आयु 12 दिन और अधिकतम आप 14 दिन से का बिचड़ा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ढंग से इस पर शोध करके देख लिया है कि अगर 14 दिन से आयु इसकी एक दिन भी हम बढ़ाते हैं तो पैदावार में काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई को चाहिए कि श्री विधि से अगर धान की खेती करने जा रहे हैं तो बिचड़े की आयु को 12 मिनिमम या मैक्सिमम वो 14 दिन तक ही इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर किसी कारणवश वो 14 दिन का बिचड़ा हो गया है और वो श्री विधि से धान रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस बिचड़ा को वहीं पे छोड़ दीजिए, आप दूसरा बिचड़ा फिर उगा लीजिए अगले टाइम के लिए, और उस बिचड़े को आप परंपरागत ढंग से जो खेती करते हैं यहाँ जहाँ पर 25 दिन का बिचड़ा हम लगाते हैं उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल। श्री विधि के बारे, जैसे अभी झारखंड में बारिश शुरुआती दौर में काफ़ी कम हुआ, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके बिचड़े ख़राब हो गए हैं। अभी हालांकि 1-2 दिन पहले तो फिर बारिश हुई है, लेकिन जो किसान भाई अभी बिचड़ा नहीं लगाए हैं और वो क्या इस वक्त लगा सकते हैं श्री विधि के द्वारा और खेती कर सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, आज हमको लगता है 24 तारीख है आज जुलाई की, और अगर कल हमारे किसान भाई 25 तारीख को इस विधि से शुरुआत करते हैं तो 12 दिन उनका शायद पूरा हो जाएगा, 4 या 5 जुलाई को पूरा हो जाएगा। तो अगर 4 या 5 जुलाई को भी अगर वो 4 या 5 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा, 4 या 5 अगस्त को, हालांकि ये सही टाइम नहीं है बिचड़ा रोपाई करने का, लेकिन जहाँ पर अब ये स्थिति बन रही है कि आप कुछ नहीं उगा पाएंगे, तो वहाँ पे कम से कम एक चांस ले सकते हैं किसान भाई कि श्री विधि से आप बिचड़ा उगा लीजिए, 12 से 13 दिन का जैसे हो जाता है, और 4 से 5 अगस्त को आप उसका रोपाई आप कर सकते हैं। रह गया सवाल पानी का, तो इस विधि में परंपरागत विधि से जस्ट इसका उल्टा है। जैसा कि परंपरागत विधि में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग किसान भाई को सलाह देते हैं, या किसान भाई खुद भी ये जानते हैं कि जब धान जिस दिन से रोपाई करते हैं उस दिन से खेत में जल जमाव की स्थिति बना के रखते हैं जब तक कि आपका फसल पक करके तैयार ना हो जाए। श्री विधि में हम कहते हैं कि नहीं, इसमें आपको जल जमाव की स्थिति बिल्कुल नहीं बनने देना है, आपको खेत बिल्कुल सूखा रखना है। यानी परंपरागत विधि में जहाँ पर जल की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पे श्री विधि में जल की आवश्यकता बिल्कुल कम हो रही है। और जिस तरह का अभी मौसम चल रहा है, जिस तरह का मानसून का झारखंड के साथ मिजाज चल रहा है, और जिस तरह से मानसून की बारिश एक दिन मिल रही है, 4 दिन नहीं मिल रही है, मैं तो आपके माध्यम से किसान भाई को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पे आपको खुद ही अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आपको ऊपर वाले के ही इससे हो जा रहा है। यानी किसान भाई को न खेत में अगर अधिक जल जमा हो रहा है तो न निकालने की चिंता है, और जब सुखाने की बात हो रही है तो अपने आप तो स्वतः ही हो जा रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जिस ढंग का अभी चल रहा है मौसम का, ये उस हिसाब में
जो किसान भाई श्री विधि से धान की खेती कर चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो अभी भी सोच रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र अपने खेतों में जाएं और जल्द से जल्द बिचड़ा उगा करके आप इसको आप आगे बढ़ें, ताकि आप ऐसा ना हो कि जब खरीफ का मौसम समाप्त हो तो उस समय आपके पास अन्न के नाम पे कुछ ना बचे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और बात इसमें हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि सुखा दिया जाए इसको, मैंने पानी नहीं रहे, तो मान लीजिए कि बारिश हो जाती है, अभी किसी ने श्री विधि से खेती करने की शुरुआत की है, अभी है उनके खेत में पानी और ये पानी लगातार बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो पानी को निकाल दें खेत से? जी, जैसे मैंने कहा कि जल जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि पानी बिल्कुल उसमें नहीं जाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि जल जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आप भी जानते हैं कि कोई भी झारखंड का खेत या कहीं का भी खेत, ऐसा नहीं है कि खेत कहीं का भी होता है, उसमें एक तरफ खेत में कहीं ना कहीं ढाल होता है। बिल्कुल। तो किसान भाई को अपने खेत के बारे में खूब अच्छी तरह से पता है कि हम खेत के कौन से भाग को अगर पर जहाँ पर कट लगा देंगे तो वहाँ से मेरा पानी बाहर निकल के चला जाएगा। तो मान लीजिए कि ऐसी अवस्था बन रही है कि बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, तो ऐसे में इसको थोड़ा सा उसका निकास कर दें। बिल्कुल, यही बात मेरा, यही प्रश्न था मेरा जी। इसके साथ और एक बात जानना चाहेंगे, जो पौधे लगाते हैं पारंपरिक विधि से और जो श्री विधि में पौधे लगाते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, सबसे एक तो मैंने चर्चा में पहले आपको बताया कि श्री विधि में जो पौधे लगाते हैं उसकी आयु 12 से 14 दिन की रखते हैं, परंपरागत में 25 दिन रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि जब श्री विधि से जब आप तैयार किए हुए बिछड़े को जब लगाते हैं खेतों में, तो वहाँ पर रोपाई की जगह पर सिर्फ एक ही बिचड़ा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। यानी एक बिचड़ा एक ही जगह रोपते हैं। जबकि परंपरागत विधि में क्या होता है कि हमारे उस समय आप देखे होंगे कि हमारी ज़्यादातर किसान महिलाएं जो हैं वो इसको रोपने का काम वो करती हैं, हमारी महिला जो किसान होती हैं। तो उनके हाथ में अगर मान लीजिए कि वो 2 आ गया तो 2 भी रोप देती हैं, 3 आ गया तो 3 भी रोप देती हैं, 4 आ गया तो 4 भी रोप देती हैं। उनके पास कोई इसका मेजरमेंट नहीं होता है कि वो एक ही डाल रहे हैं। लेकिन श्री विधि में हम किसान भाई को बार बार ये आगाह करते हैं कि आप सिर्फ एक ही बिचड़ा एक जगह डालिए। बिल्कुल। और इससे और एक फायदा है कि जो बीज हम लगाते हैं उसकी मात्रा कम होगी। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बिचड़ा आप एक स्थान पर लगाएंगे और दूसरा दूरी कितने दूरी पर लगाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं और कतारों से कतारों की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर इधर से इधर, 25 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे। तो आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर में 25 × 25 पे अगर पौधे लगाएंगे तो कम पौधे वहाँ पर समायोजित होंगे। और इस कम पौधे के समायोजित होने के चलते जो बीज दर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि परंपरागत विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको बीज दर लगता है 40 केजी प्रति हेक्टेयर किसी भी वैरायटी का। लेकिन अगर आप यही श्री विधि से आप जा रहे हैं खेती करने तो आपका बीज दर जो है वो घट करके 15 केजी प्रति हेक्टेयर हो जाता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों के लिए शायद ये भी होता है कि जो प्रजाति का चुनाव होता है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो प्रजाति जो है वो किसान भाई दोनों ही में अपने हिसाब से वो चुन सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि श्री विधि में आप कोई खास प्रजाति ही आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसान भाई चाहते हैं कि उन्नतशील प्रभेद लगाना चाहें आप वो लगाइए। आप चाहते हैं कि हम हाइब्रिड यानी संकर धान की खेती करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर तकनीक महत्वपूर्ण है, वैरायटी महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात होगी। और उर्वरकों का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है जब उपज होता है। तो श्री विधि और पारंपरिक विधि में उर्वरकों में कुछ क्या समान तरह का उपयोग करता है या कुछ अंतर होता है? नहीं, अंतर तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन श्री विधि में क्या है कि जो श्री विधि से धान की खेती करते हैं, आप ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि किसान भाई उसमें जो है संकर धान का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और चूँकि हम 25 × 25 पर पौधे को लगा रहे हैं, यानी कतार से कतार की दूरी, पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, तो हम ज़्यादा जगह दे रहे हैं पौधों को खाना पानी अपना खाने के लिए। तो इस हालत में जो हमारे किसान भाई जो अभी तक जो उर्वरक डालते हैं वो कम पड़ता है। और होता क्या है कि जब फसल पक कर के तैयार होने की समय आता है तो उस समय किसान भाई देखते हैं या कंप्लेन भी करते हैं, हम लोग के पास भी आते हैं, बोलते हैं कि हमारे पौधों में तो बाली आया लेकिन उसमें दाना नहीं भरा, यानी खखरे की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसके निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं तो आप
नेत्रजन खाद, फॉस्फेट खाद और पोटास खाद, ये तीनों खाद का प्रयोग अवश्य कीजिए। इसका जो डोज है वो 150 केजी नेत्रजन, 75 केजी फॉस्फेट और 90 केजी पोटास खाद का आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और कैसे करेंगे, उसमें ये करना है कि जब आप लगा रहे हैं तो नेत्रजन की 1/4 मात्रा आप लगाने के समय दे दें और पोटास की 3/4 मात्रा लगाने के समय दे दें। और जो फॉस्फेटिक खाद है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है या जो भी फॉस्फेटिक खाद आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी मात्रा आप बुआई के समय दे दें। यानी नेत्रजन की 1/4 मात्रा और पोटास खाद की 3/4 मात्रा आप बुआई के समय दे दें। जो नेत्रजन की बची हुई मात्रा है उसको 25-25 दिन के अंतराल पे खेतों में टॉप ड्रेसिंग आप करते चले जाएं। और जो मैंने 1/4 जो नेत्रजन आपको बचा के रखा था इसके पोटास का, उसका जब पौधा 60 से 65 दिन का हो जाए तो उस समय किसान भाई को चाहिए कि वो जो बची हुई मात्रा है पोटास, जो लाल खाद है किसान भाई, आपको हम बार बार ये चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं कि वो लाल वाली खाद को मत छोड़िए, तो उसका उपयोग करें। उसका उपयोग कीजिए। तो जो बचा हुआ मात्रा के अनुसार कीजिए। हाँ, मात्रा के अनुसार कीजिए। और वो जो बचा हुआ 1/4 जो भाग है उसको आप जैसे ही पौधा 60 से 65 दिन का हो जाए उस समय उसको खेतों में डालिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपके खेत में खखरा बनने की समस्या जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होगी और आपका जो पैदावार है वो बहुत अच्छा से अच्छा आपको मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। अमूमन हम देखते हैं कि जब हम धान की खेती करते हैं, पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते हैं, तो निकाई गुड़ाई के लिए, खरपतवार निकालने के लिए हमें काफ़ी श्रम शक्ति की ज़रूरत होती है। बहुत सारे महिलाएं उसमें लगी होती हैं, बहुत सारे पुरुष उसमें लगे हुए होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या होती है। लेकिन जब हम श्री विधि से खेती करते हैं तो इसमें भी खरपतवार तो होता होगा, किस तरह से इसका नियंत्रण करें श्री विधि में? देखिए, खरपतवार एक ऐसा चीज़ है कि जो हमेशा से कृषि कार्य हम लोग करते आए हैं और ये हमेशा से हम लोग को नुकसान पहुंचाते आए हैं। ये हमारा किसी भी हाल में मददगार नहीं होता है। और अगर आप खरपतवार खेतों से नहीं निकालेंगे तो नतीजा ये होगा कि आपको जितनी पैदावार मिलनी चाहिए वो पैदावार आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, वो जो भोजन आपने दे के रखा है पौधों के लिए, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी शुरू कर देते हैं और वो जो भोजन पौधों को मिलना चाहिए वो बंटने लगता है और खरपतवार उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। बिल्कुल। अब है कि श्री विधि से खरपतवार कैसे निकालें। देखिए, मैंने चर्चा में आपको बताया था कि इसमें श्री विधि में जो हम पौधों को लगाते हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं और जो कतारों की जो दूरी होती है वो भी 25 सेंटीमीटर होती है। तो एक तरह से आप खेत में आप देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर का एक निश्चित दूरी मिल जाता है। और इसमें एक यंत्र काम में आता है जिसको बोलते हैं कोनोवीडर, क्योंकि कोनोवीडर के बिना आप श्री विधि से खेती नहीं कर सकते। कोनोवीडर एक ऐसा यंत्र है जिसको हम मनुष्य जो है या हम लोग हमारे जो किसान भाई हैं उसको हाथ से ही उसको खींचते हैं। वो एक ऐसा एक मैकेनिक है, एक डिवाइस है जिसके आगे एक चक्का लगा हुआ है। और जब किसान भाई कोनोवीडर लेके 25 सेंटीमीटर वाली लाइन में जब घुसते हैं तो वो आराम से उस डिस्टेंस में वो फिट बैठता है, क्योंकि कोनोवीडर का जो लंबाई चौड़ाई है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो 25 सेंटीमीटर के बीच में ही रहे वो। तो जब किसान भाई कोनोवीडर को लेकर के उस अपने रोपे हुए इसमें धान में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि जो आगे का चक्का जैसे जैसे घूमता है तो वो खरपतवार को उसमें वहाँ पर वो काटते चला जाता है और काट करके उसको वहीं पर गाड़ते भी चला जाता है। तो जो खरपतवार अगर निकल के आ भी गए हैं आपके खेत में तो कोनोवीडर क्या करता है कि उसको वहीं पर उखाड़ता है और उसको वहीं पर आपकी मिट्टी में दबा भी देता है। तो एक तरह से ये कुछ दिन के बाद खाद भी बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो कोनोवीडर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि खरपतवार आपके जो श्री विधि का टेक्निक है इसमें कभी नहीं आता है। डॉक्टर साहब, हम इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहें। कोनोवीडर की जब बात चली है, किसी कार्यक्रम में हमने आपको बोलते हुए सुना था कोनोवीडर चलाने की भी कोई खास विधि होती है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आ रहा था। तो देखिए, जो 25x25 पे मैंने बताया, तो होता क्या है कि किसान भाई कोनोवीडर लेके एक दिशा से खेतों में घुसते हैं। मान लीजिए पूरब से वो घुसे और वो चलाते हुए पश्चिम की तरफ निकल गए, तो ये उनका आधा कोनोवीडर हुआ। जब तक आप उसके विपरीत दिशा यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जब तक आप उसको नहीं चलाएंगे, यानी अगर हम
किसान भाई को ये कह रहे हैं कि आपको एक बार कोनो वीडर चलाना है, इसका मतलब है कि एक बार पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ, दूसरी बार उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको चलाना होगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि कोनो वीडर आपने एक बार चलाया। अब सबसे बड़ा अब इस किसान भाई फिर इसमें कंफ्यूज करते हैं। हम बहुत जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पूछते हैं सर कितने दिन पे चलाए। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा, कितने दिनों पर ये कोनो वीडर का हम उपयोग करेंगे। तो जिस दिन आपने 14 दिन का बिचड़ा जिस दिन आपने खेत में डाला है, उस दिन से 15-15 दिन के अंतराल पे आपको कोनो वीडर चलाना है। कब तक? जब तक कि आपके खेतों में फूल आने न लगे। जैसे ही आपको दिखे कि अब हमारे धान के पौधों के में फूल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अब है कि किसान भाई हो सकता है कि फूल ना पहचान पाए, तो चूंकि आज मौका मिला है आपके माध्यम से, तो मैं चाहता हूं कि उनको ये भी जानकारी दे दूं कि कैसे पहचानेंगे कि आपके पौधों में फूल आ रहे हैं। तो देखिए, धान का जो पौधा होता है उसमें फूल जब आते हैं ना, तो बहुत उजले रंग का, बहुत महीन, जैसे पाउडर छिड़का जाता है ना, पौधों पर लगेगा कि पाउडर किसी ने छिड़क दिया है। तो वो जब आपकी अवस्था दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि धान में जो है अब फूल आने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उस समय आपको कोनो वीडर का इस्तेमाल बंद कर देना है। अच्छा, क्यों बंद करना है? क्योंकि अगर फूल आया हुआ, पौधों में फूल आया हुआ है और आप कोनो वीडर लेके खेत में आप जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके शरीर से लग करके वो फूल वहाँ पर झड़ना चालू हो जाएंगे, और जितना फल बनना चाहिए था, क्योंकि फूल तो आपने गिरा दिया, वहाँ पे फूल तो आपने कोनो वीडर चलाने के क्रम में गिरा दिया, तो जितना फल आपको किसान भाई को मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि कोनो वीडर का प्रयोग 15-15 दिन के अंतराल पे कीजिए। एक बार कंप्लीट चलाइए, मतलब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और जब आपको खेतों में दिखने लगे कि मेरा फूल आ गया है, तो आप कोनो वीडर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि श्री विधि जो एक तकनीक है, इसके द्वारा आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 12 दिन से 14 दिन के अंदर आप बिचड़े लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। पानी की भी जो आवश्यकता है वो उसके मुताबिक आप इस वक्त जो मानसून की स्थिति है उसमें भी बहुत लाभदायक है। तो किसान भाइयों, आप श्री विधि से खेती कर सकते हैं और अभी भी खेती कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।